हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा यानी हमारे संविधान की संरचना इतनी खूबसूरत है कि हर परिस्थिति में ये देश के कानून की रक्षा करती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और ये तीनों स्तंभ हर सूरत में लोकतंत्र की मूल भावना की रक्षा करते नजर आते हैं। देश की संसद का काम पूरे मुल्क के लिए कानून बनाना है। समय और परिस्थिति के अनुसार संसद से कानून बनते हैं। संसद से बने कानून पूरे देश में लागू होते हैं। हालांकि अभी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राज्य सरकारों की आपत्ति सामने आई। केरल सरकार ने तो इन सबसे आगे निकलकर विधानसभा से इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव ही पारित कर दिया। अब केरल सरकार की इस कवायद से यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर विधानसभाओं के अधिकार क्या हैं और इनकी सीमा कितनी है। तो आज हम विशेष में इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। संविधान में संसद और विधानमंडल में किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये समझने की कोशिश करेंगे और क्या संसद से पारित किसी कानून के खिलाफ जाकर विधानसभा कोई कदम उठा सकती है। संविधान में इन तमाम पहलुओं का बाकायदा जिक्र है। लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की बेहतरी के लिए इसके सभी अंगों के बीच सामंजस्य बना रहे, संविधान में इसे भी सुनिश्चित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। केरल विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसके बाद विधानसभा से अधिकार को लेकर बहस शुरू हो गई है। दरअसल केरल सरकार ने विधानसभा से एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिसके जरिए संसद से बना नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा है। पर विधानसभा के सअधिकार को जानने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को वापस लेने की मांग वाला एक प्रस्ताव 31 दिसंबर को पारित हो गया। विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार को CAA को वापस लेने के लिए कदम उठाने चाहिए। राज्य में सत्तारूढ़ वाम दलों की अगुवाई वाली LDF और विपक्षी कांग्रेस UDF ने CAA के खिलाफ पेश प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं केरल के 140 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के एकमात्र विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री O राजगोपाल ने केरल सरकार के कदम को असंवैधानिक बताते हुए प्रस्ताव का विरोध किया। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून केंद्रीय विधायिका यानी संसद से पारित कानून है। इस प्रस्ताव के विरोध में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि केरल विधानसभा समेत किसी भी विधानसभा को नागरिकता पर कोई भी कानून या प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून मंत्री ने कहा कि नागरिकता के सिलसिले में सारी शक्ति सिर्फ संसद के पास ही निहित है। उनका कहना है कि CAA का किसी भी भारतीय नागरिक से संबंध नहीं है। ये किसी भारतीय को ना तो नागरिकता देता है, ना ही इसे छीनता है। CAA बिल्कुल संवैधानिक और कानूनी है। यह कानून पूरे देश के लिए बाध्यकारी है। I would appeal to the Speaker, the Chief Minister and the leaders to consider one thing. If the law passed by Kerala Assembly is supposed not to be implemented by other states, what will happen? You can pass any law now, a crime or other things. Suppose a criminal is hiding in neighboring state or North India. Suppose there the CM says, I will not implement it, the Kerala law. What will happen? Therefore, the Constitution has a mandate. Parliament, list 1, 7th schedule. State assemblies, list 2. Therefore, it is better. I think I would again urge the Chief Minister to kindly have better legal advice. बीजेपी राज्यसभा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने केरल विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव को अवैध और असंवैधानिक बताया है।
उन्होंने इस सिलसिले में राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने राज्यसभा सभापति से आग्रह किया है कि केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने पर केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ संसद के विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री विजयन को गलत भावना से दिए बयान और उनके कदमों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे खतरनाक चलन स्थापित होगा और संवैधानिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवीएल नरसिम्हा राव ने सभापति को लिखे पत्र में कहा कि राज्यसभा की विशेषाधिकारों से संबंधित समिति का सदस्य होने के नाते वे राज्यसभा के सभापति से इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह करते हैं और इसे चर्चा के लिए समिति को भेजने का आग्रह करते हैं, जिसकी बैठक 3 जनवरी को है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, जो पारित किया गया, यह पार्लियामेंट, देश के संसद पर हमला है। ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर बड़ा चोट है। एक संवैधानिक कन्वेंशंस पर उनका उल्लंघन भी किया है सरकार ने, केरल की सरकार ने। हम इसकी केवल निंदा नहीं करते हैं, इस पर कार्रवाई की मैंने मांग की है राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के चेयरमैन श्रीमान वेंकैया नायडू जी से, क्योंकि ये संसद का, देश का संसद का, देश का संविधान का, मर्यादा का विषय है। ये कन्वेंशन के तहत एक हाउस में, एक लेजिस्लेचर हाउस में जो चर्चा होती है, जो बिल पारित होता है, उस पर कोई दूसरा विधानसभा या दूसरा पार्लियामेंट के हाउस इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती है, इसकी निंदा नहीं कर सकती। यहां केवल टिप्पणी नहीं हुआ, उसका निंदा किया गया। ये केवल इसको हम एक बहुत गंभीरता से देखने वाली मामला है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों से विरोध की खबरें जरूर आ रही थीं, लेकिन केरल इस कानून का विधायी रूप से विरोध करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस बीच केंद्र सरकार कुछ राज्यों के विरोध को देखते हुए सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करने की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन बनाए जाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी कहना है कि किसी भी राज्य सरकार या विधानसभा को ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि नागरिकता संशोधन कानून के सअमल को खारिज कर सके। नागरिकता का मुद्दा संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में आता है और संघ सूची पर कोई भी कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। इस मुद्दे पर विधानसभा के पास अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र में संसद और राज्य में विधानसभा होती है। संसद की तरह विधानसभा के पास भी कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन दोनों के क्षेत्राधिकार में कोई टकराव ना हो, इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा की शक्तियां क्या हैं और किन मामलों में केंद्र सरकार यानी संसद को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। भारत राज्यों का संघ है। संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य दोनों को विधायी शक्तियां दी गई हैं। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार को संसद के जरिए पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया है, जबकि राज्य के लिए विधानसभा में कानून बनाने की व्यवस्था है। विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें नागरिक सीधे तौर पर चुनते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तरीके से किया गया है। इसके तहत 3 प्रकार की सूची बनाई गई है। विधायी विषयों को संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में बांटा गया है। लेजिस्लेटिव पावर की अगर हम बात करें तो जिस तरह संसद के पास कानून बनाने के अधिकार हैं, संविधान की जो 7th शेड्यूल है उसके लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में उनके ऊपर कानून बनाने के उनके पास अधिकार हैं। इसी तरह अगर संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 में किसी भी विषय पर कानून बनाना हो तो उसके अधिकार वो स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जितने भी विषय उनको एलोकेटेड हैं लिस्ट 2 में 7th शेड्यूल के अंदर, अगर उसकी कोई टैक्सिंग पावर है, वो टैक्सिंग पावर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। इसके अलावा जो कार्यपालिका है,
कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के ऊपर भी लेजिस्लेचर का कंट्रोल रहता है। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिस पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकती है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके संबंध से पूरे देश में एक ही नीति अपनाए जाने की जरूरत है। इसके अंतर्गत 100 विषय शामिल किए गए हैं, जिसमें विदेशी मामलों, रक्षा, रेलवे, डाक सेवा, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा जैसे विषय शामिल हैं। नागरिकता कानून भी संघ सूची में आता है, जिसे पूरे देश में लागू करना बाध्यकारी है। केंद्रीय सूची में जनरली ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिनके जो पूरे देश से संबंधित हैं, जैसे आर्म फोर्सेस से रिलेटेड मैटर हैं, यूनियन गवर्नमेंट की पावर से रिलेटेड मैटर हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनसे रिलेटेड मैटर हैं। इन सब के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट का है। और इस तरह करीब 97 एंट्रीज हैं शेड्यूल लिस्ट 1 में, जिनके ऊपर केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। लिस्ट 2 के अंदर जो विषय हैं उनके ऊपर केवल स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है। उसमें लेबर लॉ भी आते हैं, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड विषय भी आते हैं, और लेबर के अलावा लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिस का जो विषय है, वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और वो भी स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आता है। राज्य सूची में खास तौर पर वो ही विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के होते हैं। इसमें 61 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार, पेयजल की सुविधा, साफ सफाई जैसे विषय शामिल हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हो चुके हैं। सूची में शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, बिजली, श्रम कल्याण, आपराधिक कानून और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, दवा आदि जैसे विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है तो संसद द्वारा पारित कानून ही मान्य होगा और लागू होगा। जो 3 लिस्ट हैं वो हो गई यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लेवल जो विधानसभा हुई उसकी जो पावर्स होती हैं वो स्टेट लेवल की स्टेट लिस्ट पे आती हैं। स्टेट लिस्ट की पावर्स हुई जो टैक्सेशन मैटर होता है इंटरनल स्टेट का, जो ऑक्ट्रॉय होती है, जब कोई भी सामान बाहर से आता है तो स्टेट लेवल के जो टैक्सेस होंगे वो क्या होंगे, रास्ते में जो आप रोड टैक्स वगैरह ले रहे हो उसके टैक्सेस क्या होंगे। प्लस जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट की होती है, तो वहाँ की जो पुलिस वगैरह हो गई, वहाँ की एजुकेशन हो गई। स्टेट लेवल ये भी डिसाइड कर सकता है कि स्टेट पॉलिटिक्स में कि असेंबली ये भी डिसाइड कर सकती है कि जो वहाँ के टैक्सेशन रूल्स हो गए डिस्ट्रिक्ट वाइज वो किस तरह से होंगे, डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट कैसी होगी, रोड्स कैसी बनेगी। मैं हाईवेज की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनल रोड्स की बात कर रहा हूँ। जो उनके जो पुलिस हो गई, जो उनकी इंटेलिजेंस हो गई, जो उनकी जैसे एमसीडी आप वगैरह कहते हैं, क्लीनिंग, बाकी जो ड्राइव्स होते हैं, जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे एमएलएस के अंदर आते हैं और स्टेट असेंबली के अंदर आती है। संविधान में जहां केंद्र और राज्य की शक्तियां विभाजित हैं, वहीं ऐसे भी प्रावधान हैं जिसमें केंद्र राज्य सरकार से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। दोनों के कार्यक्षेत्र में किसी भी टकराव की स्थिति से बचने के लिए समन्वय स्थापित कर कानून बनाने की व्यवस्था भी की गई है। संविधान का अनुच्छेद 245 स्पष्ट करता है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। वहीं राज्य का विधानमंडल सिर्फ उस राज्य और उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद की सर्वोच्चता के लिए खास प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रीय हित में ये जरूरी हो जाए कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए तो इसके लिए राज्यसभा से एक संकल्प पारित करने की व्यवस्था की गई है।
यानी राज्यसभा से ऐसा संकल्प उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों से पारित हो जाता है तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाएगी और ये कानून राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल में संसद के पास राज्य सूची से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्तियां आ जाती हैं। अनुच्छेद 252 के तहत संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने का अधिकार है। जो भी चीजें स्टेट से पर्टेनिंग होती है, जो उनके डिपार्टमेंट्स भी हो गए, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, टैक्सेशन, वो आगे स्टेट लिस्ट पे। यूनियन लिस्ट बड़े मापदंड पे आती है। जो एक स्टेट और दूसरे स्टेट का रिलेशनशिप किस तरह से होगा, ये यूनियन लिस्ट में होगा। जो कंट्री का अपना रिलेशनशिप बाहर के मुल्कों के साथ होगा, वो कैसे होगा, वो यूनियन लिस्ट में होगा। जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, पानी वगैरह वगैरह, जो आप एक राइट होता है सिटीजन का कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सके, वो सारा का सारा लॉ डिसाइड करता है यूनियन लिस्ट। जो हमारा डिफेंस हो गया, जो हमारी पासपोर्ट सेवाएं हो गई, जो हम सिटीजन अपने आप को कहलाते हैं, वो कैसे कहलाए जाएंगे, वो सारा होता है यूनियन लिस्ट में। जो बाहर से कोई आदमी आ जाए, फॉरेनर आए और इंडिया में रहना चाहे, तो अपने आप को नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं कि वो 11 साल या जैसे लॉ अमेंड हुआ है 5 साल में अप्लाई कर सकता है कि मैं यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ रह रहा हूँ, मुझे इंडियन बना दिया जाए। वो सारा यूनियन लिस्ट में होगा। जो कि नेशनल लेवल टैक्सेस होते हैं, वो सारे के सारे यूनियन लिस्ट में होंगे। ऐसे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में से किसी में भी नहीं होता, वैसे विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को होता है। संसद को मिले इस अधिकार को अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। अवशिष्ट शक्ति सिर्फ संसद के पास है। इस पर विधानसभा के पास कोई अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सेंटर और स्टेट साथ मिलके यूज करते हैं, जो पावर्स इनकी कॉमन होती हैं। कॉमन पावर्स में कुछ टैक्सेशन की पावर्स आ गई, कुछ मैंने वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जैसे हो गए, वो सारी जो पावर्स होती हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। वो सेंटर और स्टेट के पास साथ साथ होता है। एक और लिस्ट हुई जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोली जाती है, वो कहते हैं रेसिडुअल पावर्स। कुछ ऐसी पावर्स भी हो जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जो ना कि हमारे यूनियन लिस्ट में भी नहीं लिखी हुई है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं लिखी हुई है, ना ही हमारे कंकरेंट लिस्ट में है। तो इंटरनेशनली कुछ देशों में ऐसी पावर स्टेट के पास जाती हैं, हमारे यहाँ पे उल्टा है। कोई रेसिडुअल पावर हो जो कि इन तीनों मेंशन में नहीं मेंशन है, वो पावर सीधी की सीधी यूनियन के पास गई, वो सेंटर के पास पावर है, वो स्टेट के पास पावर नहीं गई। उसे रेसिडुअल पावर्स कहेंगे ऑफ द गवर्नमेंट्स। संविधान में ही संघ और राज्य के बीच टकराव से बचने के लिए संवैधानिक उपबंध मौजूद हैं। हालांकि अक्सर राजनीतिक हितों के टकराव की वजह से केंद्रीय कानून को लेकर राज्यों की ओर से आपत्ति या विरोध की स्थिति उत्पन्न होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संविधान के मुताबिक राज्यों को कई मामलों में विधायी और प्रशासनिक अधिकार और स्वायत्ता मिली हुई है, लेकिन जब बात आती है संसद से पारित कानूनों की, तो उस मसले पर विधानसभा को किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। संसद से पारित कानून का विरोध करने के लिए विधानसभा कोई नया कानून नहीं बना सकती। नागरिकता संशोधन कानून पर कुछ राज्यों की आपत्ति के बाद ये सवाल उठता है कि क्या संसद से पारित कानून का विरोध करने का अधिकार विधानसभा के पास है या नहीं। दरअसल संविधान में ही इसका जवाब दिया हुआ है। संविधान में केंद्रीय विधायिका संसद और राज्य की विधायिका यानी विधानसभा के अधिकारों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से बांट दिया गया है। जब हम बात करते हैं नागरिकता की, तो यह संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची में शामिल है। इसका मतलब ही है कि जब संसद संघ सूची के किसी विषय पर कोई कानून बनाती है, तो फिर वो कानून पूरे देश के लिए बाध्यकारी हो जाता है। यानी इस मामले पर किसी राज्य की विधानसभा के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वो संसद के कानून का विरोध करें या इसे खारिज करें। केंद्र और राज्य के कानून में अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन आती है, रिपग्नेंसी आती है, तो जो केंद्र का कानून है वो सर्वोपरि है और वही लागू होगा। अगर
स्टेट का कानून उसी क्षेत्र में लागू होगा जिसको स्टेट ने कानून पास करने के बाद में उसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व किया है और राष्ट्रपति उसमें अपनी अगर सहमति दे देते हैं, केवल उसी क्षेत्र में कानून जो है वो उस क्षेत्र स्टेट के अंदर अमेंडेड फॉर्म में लागू होगा। अब सवाल उठता है कि कुछ ऐसे कानून हैं जो संसद से तभी पारित हो पाते हैं जब कम से कम आधे राज्यों की भी सहमति मिलती है। कुछ संविधान संशोधन के मामले में ये बात लागू होती है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया। संशोधन की प्रक्रिया के लिहाज से संविधान के अनुच्छेदों को 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है। पहले वो जिन्हें संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, दूसरे वो अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और तीसरे वो जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प से स्वीकृत किया जा सकता है। तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन की स्थिति में कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी है। तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जैसे हिस्से शामिल हैं। लेकिन इसी तरह का एक केस तमिलनाडु में आया जिसमें यह कहा गया कि तमिलनाडु सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें उन्होंने ये था कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट करप्ट एक्टिविटीज़ में लिप्त होता है तो उसके अगेंस्ट में क्या प्रोसीजर लागू किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने अपना एक कानून बनाया और इसी तरह का एक कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेंटर में भी था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो जो प्रोविजन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हैं वो लागू होंगे, ना कि जो प्रोविजन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो होंगे। तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जनरली सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ये रही है कि अगर पहली बात तो ये है कि उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से दी जाए कि दोनों कानून लागू हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों कानूनों में कहीं भी भिन्नता आ रही है तो उसमें जो कानून सेंटर द्वारा बनाया गया है, केंद्र द्वारा बनाया गया है, वो कानून लागू होगा, ना कि जो है वो कानून जो कि स्टेट द्वारा बनाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 256 भी ये स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वो संसद से पारित कानून को मान्यता दे। इससे भी जाहिर होता है कि संसद से पारित कानून के मामले में विधानसभा को कोई अधिकार हासिल नहीं है। अनुच्छेद 355 में प्रावधान है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकती है। संवैधानिक कायदों का पालन नहीं करने पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का भी प्रावधान है। ऐसा होने पर राज्य की सारी विधायी शक्तियां संसद में निहित हो जाती हैं, यानी राष्ट्रपति के जरिए केंद्र सरकार के पास ही वो दायित्व भी है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों में संविधान के मुताबिक ही शासन किया जा रहा हो। 1973 के केशवानंद भारती और 1980 के मिनर्वा मिल्स जैसे ऐतिहासिक केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने संसद की सर्वोच्चता को ही भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बताया है। संविधान के मूल संरचना को बरकरार रखते हुए इसमें संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे केसेस में, सबसे पहले केस था जिसमें केशवानंद भारती का केस था, बहुत फेमस केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। उसमें यह बोला था कि जो बेसिक फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं बदला जा सकता। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिविजन कर दिए गए कि एक बेसिक डीएनए है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते और कुछ में चेंजेस कर सकते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे केसेस में जहां पे 368 में कोई मेजर चेंज किया गया था, 1971 1976 में कुछ मेजर चेंजेस लाने की कोशिश करी गई थी, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया, उनको ओवरटर्न कर दिया। वो मिनर्वा मिल्स का एक बहुत फेमस केस है, उसमें बोला गया नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंजेस नहीं कर सकते या जो प्रोसेस है वो गलत है।
तो ये लॉ है कि किस तरह से कोई भी अमेंडमेंट अगर लाने की कोशिश करे जाए तो किस तरह से करी जाएगी। संविधान में इस बात का भरपूर ख्याल रखा गया है कि देश की अखंडता और संप्रभुता से जुड़े विषयों पर संसद की सर्वोच्चता बरकरार रहे। जहां पूरे देश से जुड़ा मुद्दा हो उन्हें संघ सूची में जगह दी गई है ताकि संसद से ही उन विषयों पर कानून बनाया जा सके और पूरे देश में उस कानून के जरिए एक रूपता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।